सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा यूरोपियन यूनियन। पहले हम इसके बारे में पढ़ लें, ठीक है, कैसे कैसे ये बना था, और फिर हम इंडियन एंड यूरोपियन रिलेशंस पढ़ेंगे। बट हम पहले पार्ट 1 में ये पढ़ लेंगे, और जो इंडिया एंड यूरोपियन रिलेशंस है, मतलब इंडिया और ईयू के रिलेशंस जो हैं, वो हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। सो हम टाइमलाइन पढ़ेंगे सबसे पहले कि कैसे कैसे ईयू डायरेक्ट तो बन नहीं गया होगा। ठीक है, ईयू से पहले कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनी होंगी। तो सबसे पहले होती है ट्रीटी ऑफ पेरिस 1951 में। तो यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है, किस नाम से? ECSC नाम से। इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। तो ये सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन बनती है फॉर व्हाट? तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था तभी, 1939 से 45 के बीच में। तो अब यूरोप चाहती है कि ये कोल और स्टील एटलीस्ट उसके कंट्रोल में रहे, जिससे कि वर्ल्ड वॉर 3 ना हो। तो इसके लिए ये कम्युनिटी बनती है, ये ऑर्गेनाइजेशन बनती है, बिकॉज कोल एंड स्टील आर वेरी इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स एंड टैंक्स। अब इसलिए उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिससे कि ये कोल एंड स्टील एटलीस्ट उनके कंट्रोल में रहे, इनकी सप्लाई चेन उनकी कंट्रोल में रहे। तो इनके फाउंडिंग मेंबर कौन कौन है? जर्मनी, इटली, फ्रांस। ठीक है, कैसे याद करिएगा? GIF भेजते हैं ना आप व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, तो वही। ठीक है, प्लस कौन कौन सी कंट्रीज हैं? बेनिलेक्स कंट्रीज। आई होप यू नो दीज कंट्रीज। बेनिलेक्स, बेल्जियम, नीदरलैंड्स एंड लग्जमबर्ग। तो यही है ट्रीटी ऑफ पेरिस, जो कि 1951 में हुई थी। ठीक है, पेरिस इज इन फ्रांस। ठीक, फिर उसके बाद होती है हमारी ट्रीटी ऑफ रोम 1957 में। इसका क्या था? इसमें 2 ऑर्गेनाइजेशंस बनती है। कौन कौन सी? EEC प्लस EAEC। तो EEC की क्या फुल फॉर्म है? यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, और इस वाले की यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी। यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी, एटॉमिक एनर्जी भी कंट्रोल में रहे यूरोप के। अब 1957 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनती है, दैट इज फ्रॉम द ट्रीटी ऑफ रोम। रोम कहाँ पर है? इटली में। ठीक है, अब 1967 में पूरे 10 साल बाद ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कौन कौन सी थी? ECSC प्लस EEC, EAEC, ये सारी मर्ज होके क्या बनती है? यूरोपियन कम्युनिटी। अभी यूरोपियन यूनियन नहीं बनाया है, यूरोपियन कम्युनिटी बनी है। ठीक है, इसको नाम क्या दिया है? यूरोपियन कम्युनिटी। इस यूरोपियन कम्युनिटी की एक पार्लियामेंट भी बनाते हैं लोग, और बट इसमें उस टाइम पे क्या होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इलेक्शन से इसमें जो मेंबर्स हैं वो इलेक्ट होने लगे। ठीक है, बट ये थोड़ा बायस्ड होता है। तो 1979 में ये चीज़ चेंज करी गई। इनडायरेक्ट इलेक्शन से क्या हो गया? यहाँ पर पार्लियामेंट में क्या हो गए? डायरेक्ट इलेक्शंस। ठीक है, 1979 की कहानी है ये। 1986 में एक एक्ट बनाते हैं, ये सिंगल यूरोपियन एक्ट। इसका जो एम था इस एक्ट का, उसका एम था सिंगल यूरोपियन मार्केट। तो सिंगल यूरोपियन मार्केट मतलब यहाँ पर यूरोप में बहुत छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं। जितनी हमारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं यूपी में, उतनी तो वहाँ छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं। ट्रेड बढ़ाने के लिए यहाँ पर सेम करेंसी का होना ज़रूरी है। इनकी क्या करेंसी है सारी कंट्रीज़ की? यूरो। इसका सिंबल ये होता है। जब सेम करेंसी होगी तभी तो एक मार्केट, सिंगल मार्केट स्टैब्लिश्ड होगी। तो यही इनका, इसी एक्ट का एम था, और इसी वजह से ये एक्ट लेके आया गया, सिंगल यूरोपियन मार्केट एक्ट, ट्रेड बढ़ाने के लिए। अब ये मेन ट्रीटी है, दैट इज मास्ट्राइज्ड ट्रीटी। यहीं से इस EEC का नाम पड़ता है यूरोपियन यूनियन। जो कंट्रीज़ हैं उन्हें एक सिटीजनशिप भी मिलेगी, यूरोपियन सिटीजनशिप। यूरोपियन सिटीजनशिप भी मिलेगी, मतलब वो अपनी कंट्रीज़ के सिटीजन तो होंगे ही, प्लस वो यूरोपियन सिटीजनशिप भी उन्हें मिलेगी। ठीक है, और यूरोपियन सिटीजनशिप के साथ साथ एक्स्टैब्लिश्ड होता है यूरोजोन। 1986 में हमारा सिंगल यूरोपियन मार्केट एक्ट इस्टेब्लिश्ड हुआ था, जिससे कि मार्केट सेम रहे। ठीक है, एक सिंगल मार्केट हो। तो उन्होंने एक सिंगल मार्केट बना दी और एक ही करेंसी बना दी, यूरो। ठीक है, तो अब यूरो जोन इस्टेब्लिश कर दिया। तो ये दोनों इस्टेब्लिश्ड हुई इस मास्ट्राइज्ड ट्रीटी के थ्रू। ठीक है, तो फाइनली जो है यूरोपियन यूनियन जो है वो बनता है 1993 में। इसमें कितनी कंट्रीज़ हैं? 27 कंट्रीज़ हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। मास्ट्राइज्ड ये कहाँ पर है? नीदरलैंड्स में। लिस्बन ट्रीटी, लिस्बन इज द कैपिटल ऑफ पोर्टुगल। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी। तो इससे एक एग्जिट क्लोज ऐड होता है इसके चार्टर में। इसी एग्जिट क्लोज की वजह से ही ब्रिटेन ने 2020 में एग्जिट किया था, दैट इज़ नोन एज
ब्रेग्जिट। अब शेंगन एग्रीमेंट क्या है? यहाँ से एक शेंगन एरिया एस्टैब्लिश्ड होता है। अब ये शेंगन एरिया है क्या? सो इट इज़ द जोन ऑफ वीज़ा फ्री ट्रेवल। यहाँ पर आपको कोई अलग से वीज़ा बनवाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी कंट्रीज़ इसके अंदर हैं वहाँ पर आपको सिर्फ एक वीज़ा बनवाना है। जिन कंट्रीज़ ने इस शेंगन एरिया को ज्वाइन कर रखा है वहाँ पर आप वीज़ा फ्री ट्रेवल कर सकते हैं। ये क्यों बनवाया गया था? सो दैट दे कैन बूस्ट देयर टूरिज्म एंड देयर इकोनॉमी ऑब्वियसली। इस एग्रीमेंट को कितनी कंट्रीज़ ने ज्वाइन किया हुआ है? 29 कंट्रीज़, जिसमें की 25 कंट्रीज़ तो EU की ही है और 4 कंट्रीज़ नॉन EU कंट्रीज़ हैं। मतलब उन्हें ये वाला ऑफर अच्छा लगा, ठीक है भाई हम भी अपना टूरिज्म बूस्ट कराना चाहते हैं, तो उन्होंने ज्वाइन कर लिया। नाउ तो स्ट्रक्चर ऑफ EU कैसा है? तो इसमें 7 परमानेंट बॉडीज़ हैं। उनका क्या नेम है? तो पहली का नाम है काउंसिल ऑफ EU, दूसरी का है यूरोपियन काउंसिल। सेम मत समझिएगा कि ये भी काउंसिल है ये भी काउंसिल है तो दोनों सेम ही होंगी, नहीं। यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन पार्लियामेंट। फिफ्थ क्या है? यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, और सेवेंथ है क्या? यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स। तो हम एक बार इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। यूरोपियन कोर्ट ऑफ ऑडिटर्स तो क्लियर है कि ये ऑडिट में हेल्प करते होंगे, ऑडिट हिसाब किताब लगाने में, ठीक है। सेंट्रल बैंक का भी पता है कि बैंकिंग का काम होता होगा, और कोर्ट ऑफ जस्टिस भी पता है कि कोर्ट होगी जस्टिस के लिए, ठीक है। तो एक बार इन चार बॉडीज़ को देख लेते हैं थोड़ा बहुत। तो काउंसिल ऑफ EU में क्या है? सो इट कंप्राइजेज 1 मेंबर फ्रॉम ईच मेंबर स्टेट, ठीक है, 1 मेंबर फ्रॉम ईच मेंबर स्टेट। ये भी थोड़ा पार्लियामेंट की हेल्प करते हैं इन मेकिंग लॉज, ठीक है, लिमिटेड लॉ मेकिंग भी करते हैं ये थोड़ा। यूरोपियन काउंसिल क्या है? तो यहाँ पर एक प्रेसिडेंट होते हैं, वो 2.5 years के लिए इलेक्ट होते हैं, और ये टर्म एक बार और रिन्यू करा सकते हैं वो, ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ लीडर्स लेवल मीटिंग होती है, मतलब PM प्रेसिडेंट जो भी है वही यहाँ पर यूरोपियन काउंसिल में आते हैं। एंड दिस इज द काउंसिल विच गिव्स अ जनरल पॉलिसी डायरेक्शन टू EU, कि आपको करना क्या है। क्या देते हैं? जनरल पॉलिसी डायरेक्शन। तो कीवर्ड से याद कर लीजिएगा, जनरल पॉलिसी डायरेक्शंस देते हैं किसको? EU को। करना क्या है, कैसे करना है। अगर कोई अमेंडमेंट करना होता है तो यूरोपियन काउंसिल ही कराता है। कोई भी चार्टर है, ठीक है, वहाँ पे कोई भी अमेंडमेंट करना होता है तो ये यूरोपियन काउंसिल कराता है। यूरोपियन कम्युनिटी, तो ये ब्यूरोक्रेटिक बॉडी है। तो यहाँ पर एक कमिश्नर होते हैं फ्रॉम ईच मेंबर स्टेट। अब यहाँ पे एक कमिश्नर है फ्रॉम ईच मेंबर स्टेट, तो ये अपनी कंट्रीज़ में इंश्योर करते हैं कि सारे EU के लॉज माने जाएं। तो और ये EU बजट भी बनाते हैं, ठीक है। उसको अप्रूव करने का काम पार्लियामेंट का है, बट बनाने का किसका है? यूरोपियन कम्युनिटी का, ठीक है। इट इज़ अ प्राइमरी एग्जीक्यूटिव बॉडी, ठीक है। आपसे पूछें कि कौन सी एग्जीक्यूटिव बॉडी है फ्रॉम द 7 परमानेंट बॉडीज़ ऑफ EU, तो वो कौन सी है? यूरोपियन कम्युनिटी। EU बजट बनाता है, कुछ न्यू लॉज भी उनका प्रपोजल्स ये रखता है सामने पार्लियामेंट के, उसको अप्रूव करना ना करना दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। यही यूरोपियन कम्युनिटी के मेंबर ही होते हैं जो कि नेगोशिएट करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ EU ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स, राइट। डिस्कस यूरोपियन पार्लियामेंट, तो इनके तो फंक्शन फिक्स है। RDL रिप्रेजेंट करते हैं ये किसी भी चीज़ को, मतलब अगर कंट्री की बात करें तो कंट्री को रिप्रेजेंट करेंगे, EU की बात करें तो यूरोपियन यूनियन को, यूरोपियन कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करता है। डेलिब्रेशन एंड लॉ मेकिंग करते हैं, ये RDL फंक्शंस होते हैं, हर पार्लियामेंट के RDL फंक्शंस होते हैं। तो डेलिब्रेशन मीन्स यही इन EU बजट और EU लॉज पे सोचते होंगे और फिर यही अप्रूव करते होंगे कि ठीक है भाई ये ठीक है। और लॉ मेकिंग में भी ये हेल्प करते हैं। हेल्प क्या? यही बनाते हैं, यही वाले लॉज जो इन्होंने दिए हैं यही अप्रूव करेंगे। तो यही फंक्शन है हमारी हर पार्लियामेंट का। इसके जो मेंबर्स होते हैं उन्हें बोला जाता है MEP, जैसे कि हमारे में बोला जाता है MP, इनको में बोला जाता है MEP, मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट। और इनका जो टर्म है वो 5 years का रहता है। इसमें 720 मेंबर्स हैं करंटली, एंड सीट्स आर एलोकेटेड टू द कंट्रीज इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन साइजेस, ठीक है। पॉपुलेशन अगर ज़्यादा है उस कंट्री में तो ज़्यादा सीट्स उनको दी जाएंगी, और कम है तो कम सीट्स दी जाएंगी। तो इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन उनको सीट्स दी गई हैं। सो व्हाट आर द मेंबर कंट्रीज ऑफ EU? आयरलैंड है, पोर्टुगल है, स्पेन है, फ्रांस है, लक्समबर्ग, बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे नहीं है। इससे याद करने की बजाय आप ये याद कर लीजिए कौन कौन सी कंट्रीज़ नहीं है। ये कंट्रीज़ हैं जो कि नहीं है कंट्रीज़, ठीक है। तो ब्रिटेन तो है ही नहीं, 2020 में उसने एग्जिट कर लिया EU को, ठीक है। आइसलैंड नहीं है, नॉर्वे नहीं है,
ठीक है। मेजरली स्विट्ज़रलैंड नहीं है और रशिया भी इज़ नॉट द मेंबर ऑफ EU। यहाँ पर जितनी भी ये कंट्रीज़ हैं ये नहीं है, बट कुछ छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं बिल्कुल माइक्रो स्टेट्स, जैसे कि एंडोरा, मोनाको, सैन मेरिनो, वेटिकन सिटी, जो सबसे छोटी कंट्री है हमारी पूरी वर्ल्ड में। यूके नहीं है, नॉर्वे नहीं है। मेजर कंट्रीज़ हम देखें तो रशिया नहीं है, ठीक है, यूक्रेन भी नहीं है, दोनों राइवल्स, ठीक है, और हमारे बेलारूस भी नहीं है, और हमारे मोल्डोवा भी नहीं है, स्विट्ज़रलैंड भी नहीं है, ठीक है। और ये जो छोटे छोटे माइक्रो स्टेट्स हैं जैसे कि एंडोरा, मोनाको, सैन मेरिनो, वेटिकन सिटी, और ये काफ़ी स्टेट्स हैं जो कि एक लाइचेंस्टीन भी है, सबसे डबल लैंडलॉक्ड कंट्री लाइचेंस्टीन। और ये वाली कंट्रीज आप देख लीजिएगा, इसी बॉर्डर पे हैं ये, ठीक है। मैसेडोनिया, कोसोवो, सर्बिया, बोस्निया, मोंटेनेग्रो, ये सारी कंट्रीज़ एक बार देख लीजिएगा आप। टर्की वैसे तो ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ एशिया ऑल्सो, इट इज़ अ पार्ट ऑफ यूरोप ऑल्सो। पार्ट सेकेंड में हम पढ़ेंगे इंडिया एंड EU के रिलेशंस। थैंक यू सो मच।